वहीं खबरों का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को सुना। आपको बता दें कि सीएम धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 116वां संस्करण सुना। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, भाजयुमो की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी और अन्य गणमान्य मौजूद रहे। मन की बात का हर एपिसोड प्रेरणादायी होता है, ऐसा सीएम धामी ने कहा। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। भारत सशक्त बन रहा है, समृद्ध और विकसित भारत बन रहा है। पीएम मोदी ने एनसीसी दिवस के अवसर पर अपने स्कूल के दिनों को याद किया मन की बात कार्यक्रम में। और इसी के साथ साथ आज एनसीसी दिवस है। एनसीसी का नाम सुनते ही हमें अपने स्कूल और कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं, ऐसा सीएम धामी ने कहा। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि मैं खुद भी एक एनसीसी कैडेट रहा हूं। जब भी कहीं कोई आपदा आती है या दुर्घटना होती है तो एनसीसी के कैडेट मदद के लिए मौजूद होते हैं। एनसीसी से जो मुझे अनुभव मिला वो मेरे लिए अमूल्य है। स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती को खास तरीके से मनाया जाएगा, इसका भी ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ साथ 11 और 12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद का आयोजन किया जाएगा और सभी राज्य, जिले और गांव से करीब 2000 युवा इसमें हिस्सा लेंगे। आज बड़ा ही खास दिन है। आज एनसीसी दिवस है। एनसीसी का नाम सामने आते ही हमें स्कूल कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। मैं स्वयं भी एनसीसी कैडेट रहा हूं, इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे मिला अनुभव मेरे लिए अनमोल है। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। आपने अपने आसपास देखा होगा, जब भी कहीं कोई आपदा होती है, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, कहीं भूकंप आया हो, कोई हादसा हुआ हो, वहां मदद करने के लिए एनसीसी के कैडेट जरूर मौजूद हो जाते हैं। आज देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है। 2014 में करीब 14 लाख युवा एनसीसी से जुड़े थे। अब 2024 में 20 लाख से ज्यादा युवा एनसीसी से जुड़े हैं। पहले के मुकाबले 5000 और नए स्कूल कॉलेजों में अब एनसीसी की सुविधा हो गई है। और सबसे बड़ी बात, पहले एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 25% के आसपास ही होती थी। अब एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 40% हो गई है। अपने प्रयासों से सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को बड़ी बढ़ावा दे रहे हैं। मुंबई की 2 बेटियां का ये प्रयास वाकई बहुत प्रेरक है। अक्षरा और प्रकृति नाम की 2 बेटियां कतरन से फैशन के सामान बना रही है। आप भी जानते हैं, कपड़ों की कटाई, सिलाई। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने केदारनाथ उपचुनाव में भारी मतों से विजय हासिल की है। साथ ही उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है, जिसको लेकर बीजेपी समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रामनगर के लखनपुर चौक पर ढोल बजाते हुए अपनी खुशी जाहिर की। पार्टी की जीत पर कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने मिठाई भी वितरित किए। बीजेपी के कार्यकर्ता नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी ने कहा कि बीजेपी पर आम जनता का विश्वास है और इसलिए पार्टी को जीत हासिल हुई है। बीजेपी निकाय चुनाव में भी ऐसी ही ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA। FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि सीएम धामी द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने पहुंचे। आपको बता दें कि मशहूर अभिनेता विक्रांत मैसी भी मौजूद रहे। द साबरमती रिपोर्ट के मुख्य कलाकार के रोल में है विक्रांत मैसी और गोधरा कांड की सच्चाई पर यह द साबरमती रिपोर्ट फिल्म आधारित है। सीएम धामी ने फिल्म की जमकर तारीफ की फिल्म देखने के बाद, और उन्होंने कहा कि सच्चाई और न्याय के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करने की दिशा में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट सराहनीय प्रयास कर रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के नतीजे पर उन्होंने अपना बयान दिया और वो बोले कि हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस को बताया केदारखंड के सवाल की हार। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की हार के कारणों को लेकर कांग्रेस पार्टी चिंतित है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत नहीं बल्कि उत्तराखंड के सरोकारों की हार हुई है। केदारखंड के सवालों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। उत्तराखंड से व्यक्तिगत स्तर पर साफ साफ बातचीत करेगी कांग्रेस। हम हारे नहीं हैं, वो सवाल हारे हैं, ऐसा हरीश रावत ने कहा है। ये भाजपा नहीं जीती है, बल्कि जो उत्तराखंड के सरोकार हैं वो हारे। जो सवाल थे केदारखंड के वो हारे। कांग्रेस तो उन्हीं सवालों पर चुनाव लड़ रही थी, और जिन सरोकारों की बात उत्तराखंड करता है उन्हीं सरोकारों का प्रतीक व्यक्ति जिसने भाजपा के बनाए हुए भू कानून, जिसने जमीनों की लूट प्रारंभ कर दी उत्तराखंड के अंदर, उसका सर्वप्रथम विरोध किया विधानमंडल में। हमने कांग्रेस ने उसको उम्मीदवार बनाया था। तो ये और केदारखंड ही इस बात को कह रहा था कि यात्रा गड़बड़ा दी, मंदिर को दिल्ली लेके जाने लगे, परंपराओं की रक्षा नहीं करते, तीर्थ पुरोहितों का सम्मान नहीं करते, आदि सब सवाल थे। वो सवाल मौजूद सवाल है। तो हम नहीं हारे हैं, वो सवाल हारे हैं, वो सरोकार हारा है। और मैं इस बात को लेकर के चिंतित हूं, और मैं उत्तराखंड से हरीश रावत व्यक्तिगत स्तर पर साफ साफ बातचीत करेगा कि क्या
आपकी ये सरोकार है ईमानदारी से, नहीं तो हम भी अपने को बदलते हैं। हम राजनीतिक दल है, हम कोई दान खाते वाले पार्टी नहीं है। हम तो राजनीति करने के लिए चुनाव मैदान में है। तो जो चीजें तुमको पसंद आ रही है, जिस रास्ते पे तुम चलना चाहते हो, उसी हम भी अपना कोई रास्ता निकालेंगे फिर चलने का। यदि हम इस समय तो उस रास्ते पे चल रहे हैं जो उत्तराखंड का रास्ता है। बेरोजगारी, महंगाई और जिस तरीके से अग्निवीर वाला महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है और पलायन निरंतर बढ़ रहा है, पूरा पहाड़ आतंकित है बाघ से, सब चीजें हैं। ये सवाल है। जब इसके लिए तुम सरकार को दंडित नहीं करना चाहते हो, सड़कों में खड्डों से रोज हिसकोले खा रहे हो, तब भी इस सरकार पे तुमको गुस्सा नहीं आ रहा है, तो भाई हम देखेंगे फिर किस बात पर आपको गुस्सा आता है, उन बातों पर बात करेंगे। श्री खाटू श्याम परिवार ने तीसरा श्याम जन्मोत्सव पंजाब सिंह क्षेत्र धर्मशाला में धूमधाम से मनाया। जन्मोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के सदस्यों ने दीप प्रज्वलित करके किया। मौके पर श्याम बाबा का भव्य दरबार और 11 किलो का ड्राई फ्रूट केक भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। इसके अलावा श्री श्याम नाम बालाजी की मेहंदी भी महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करती रही। महिलाओं ने जमकर बाबा के नाम की मेहंदी अपने हाथों पर सजाई। जन्मोत्सव के मौके पर श्याम भक्तों ने भजन संध्या भी की, जिसमें हरियाणा के प्रसिद्ध भजन गायक सोनू लखा और ऋषिकेश के भजन गायक सिद्धार्थ चतरथ ने अपनी प्रस्तुति दी। दोनों गायकों ने एक से बढ़कर एक श्याम बाबा के भजन भक्तों को सुनाए और कई भजनों पर भक्त मंत्र मुग्ध होकर तो कई भजनों पर भक्त नाचते हुए भी दिखाई दिए। भजन संध्या की समाप्ति पर श्याम बाबा को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया, जिसे भजन संध्या की समाप्ति पर भक्तों को वितरित किया गया। खाटू श्याम परिवार से जुड़े राजकुमार सडाना और अन्य सदस्यों ने बताया कि कार्यक्रम में श्याम बाबा की कथा का श्रवण भी भक्तों ने किया। कथा में भक्तों को बताया गया कि श्याम बाबा को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि समीक्षा बैठक में तमाम तरीके के विचार विमर्श और चर्चाएं जो हैं वो की गई। आपको बता दें कि सभी अधीनस्थों को प्रभावी जनशक्ति प्रबंधन के निर्देश दिए गए। एनडीपीएस और आबकारी अधिनियम में कार्रवाई बढ़ाई जाए, ऐसा कहा गया और साइबर अपराधों में बढ़ रहे ग्राफ पर भी चिंता जताई गई। थाना और साइबर प्रभारियों को जनता को जागरूक करने के निर्देश दिए गए। यातायात व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। साइबर अपराधों के अधिक से अधिक मुकदमे जो हैं वो दर्ज करें, ऐसा कहा गया और गुंडागर्दी करने वाले लोगों को चिन्हित कर मुकदमे दर्ज किए जाएं, ये भी साफ तौर पर कहा गया। मारपीट के मामलों में कड़ा रुख अपनाया जाए। कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए प्रभावी मैन पावर मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाए और नशे पर नकेल और पीड़ितों की शिकायतों का समाधान हमारी प्राथमिकता है, ऐसा प्रहलाद मीणा ने कहा। एक तो मानसिक अपराध गोष्ठी में जो अब तक अपराध की जो घटनाएं हुई है उनके अनावरण और उसकी जो विवेचना है उनको लेकर रिव्यू किया गया है। साथ ही कुछ प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में दिशा निर्देश दिए गए ताकि प्रिवेंटिव एक्शन में बढ़ाए जाए। इसके साथ ही अब टूरिस्ट सीजन भी वापस शुरू होने वाला है तो उसको लेकर भी ट्रैफिक और बाकी चीज़ों को लेकर हमने डिस्कस किया और कुछ जो पुलिस मुख्यालय से और बाकी जगह शासन से समस्या पर निर्देश हैं उनके संदर्भ में भी आज सभी को अवगत कराया गया। सर, खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में HIV और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी IDU के लिए राज्य में NGO के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी TI प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है।
इसके तहत 7 TI NGO के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। TI कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं, जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं, जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV/AIDS रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर में सवारी और टेम्पो चालक के बीच लड़ाई झगड़े के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लड़ाई झगड़ा कभी किराए को लेकर तो कभी निर्धारित क्षेत्र में छोड़ने को लेकर हो रहे हैं। ताजा मामला जयराम चौक पर देखने को मिला है, जहां हरिद्वार से यात्रियों को लेकर पहुंचे टेम्पो चालक का यात्रियों से झगड़ा हो गया। यात्रियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने हरिद्वार से टेम्पो रामझूला के लिए बुक किया था, लेकिन उनको जयराम चौक पर उतारा जा रहा है और चालक किराया रामझूला तक वसूल रहा है। विरोध करने पर टेम्पो चालक झगड़ा करने लगे और बहसबाजी के बाद टेम्पो चालक ने हाथापाई शुरू कर दी। यात्रियों ने बताया कि तीर्थ क्षेत्र में इस टेम्पो चालक की इस हरकत को देखकर वह दुखी हैं। यात्री ने प्रशासन और सरकार को टेम्पो चालकों की इस हरकत पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि यात्रियों और टेम्पो चालकों के बीच लड़ाई झगड़े का ये पहला मामला नहीं है। पहले भी कई बार लड़ाई झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिससे शहर का नाम बदनाम हो रहा है। फिर भी टेम्पो चालक अपना रवैया सुधारने के लिए तैयार नहीं है। ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है, जानकारी कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पर एक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक नारंग फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, ये पूरा मामला क्या है और अभी तक क्या कुछ अपडेट मिल पाया है? देखिए, ये मामला ऋषिकेश में है। जयराम चौक यहाँ का है। इस जगह पे जो है टेम्पो चालक और यात्रियों के बीच जो है पहले एक विवाद हुआ था और विवाद के बाद जो है बहसबाजी और फिर जो है हाथापाई यहाँ पर होने लगी है। पता ये चला है कि यात्री जो है वो हरिद्वार से टेम्पो बुक करके आए थे रामझूला के लिए, लेकिन उनको रामझूला ना छोड़ करके जयराम चौक पर उतारा गया और वहां पर जो किराया लेने की बात आई तो वो किराया रामझूला तक का वसूल किया जाने लगा। इसका यात्रियों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि जहां हमने बुकिंग की है वहां हमारे को छोड़ा जाए, लेकिन हरिद्वार सेंटर का होने की वजह से उसका परमिट रामझूला का नहीं था, इसलिए उसने यात्रियों को जयराम चौक पर उतारा और इस बात को लेकर के यात्रियों के बीच में विवाद हुआ और पहले बहसबाजी और फिर देखते ही देखते उन दोनों पक्षों के बीच में जो है वो हाथापाई होती हुई नजर आई। लेकिन ये मामला पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, पहले भी कई बार इस प्रकार के मामले ऋषिकेश में सामने आ चुके हैं, जिन पर लगातार कार्रवाई करने की मांग उठती रही है। लेकिन मामला सोशल मीडिया पर वायरल है, इसलिए इसमें संज्ञान लेने की अब जरूरत महसूस हुई है। ट्रैफिक पुलिस से बात हुई है, उनका कहना है कि अभी तक ये मामला संज्ञान में नहीं था, क्योंकि किसी भी यात्री ने जो है थाना कोतवाली में कोई भी अपनी लिखित शिकायत नहीं दी है, न ही कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी। लेकिन वीडियो का संज्ञान लेकर के इसमें जो है संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
चालक इस प्रकार की हरकत ना करे, इसके लिए समय समय पर बैठकों का आयोजन भी किया जाता है और उनको हिदायत भी दी जाती है। लेकिन इस प्रकार के मामले सामने आने से कहीं ना कहीं शहर की छवि जो है वो यात्रियों के बीच में धूमिल हो रही है, क्योंकि यात्री जब अपने यहाँ वापस जाते हैं तो वहां पर वो यहाँ की छवि को जो है अच्छा नहीं बताते हैं। तो यात्रियों ने भी प्रशासन से निवेदन किया है कि इस मामले में वो अपने स्तर से कार्रवाई करें, क्योंकि अगर रामझूला नहीं जा सकते तो वो ऐसे ना बिठाएं। ठीक है दीपक, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, दून पुलिस की बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। आपको बता दें कि देहरादून में गजियावाला डंडा गांव स्थित एक पार्टी हॉल में देर रात पुलिस और आबकारी विभाग ने छापा मारा है। अवैध रूप से यहां पर बार चल रहा था। पुलिस ने बड़ी संख्या में लड़के और लड़कियों को यहां से गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में विदेशी शराब की खाली बोतल और शराब भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि 40 लड़के और 17 लड़कियां अवैध रूप से यहां पर हाउस पार्टी कर रहे थे। भवन स्वामी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। लड़के और लड़कियों के विरुद्ध पुलिस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल, ये पूरा मामला क्या है और अभी तक इसमें क्या कुछ अपडेट मिल पाया है? हाँ भारती, अगर कहें तो लगातार अभी हम कहें तो कुछ दिन पहले देहरादून में घटना हुई थी जिसमें 3 लड़के और 3 लड़कियों की डेथ हो गई थी। रात के समय था और बताया जा रहा था कहीं ना कहीं ड्रिंक की जा रही थी। और लगातार जब ये चीजें देखे जा रहा है कि बार जो लेट नाइट 11 बजे तक का टाइम होता है वो ज्यादा लेट खुल जाता है और कई चीजें होती हैं। तो लगातार जब ये घटना हुई थी उसके बाद दून पुलिस माननीय मुख्यमंत्री ने डीएम और एसएसपी देहरादून को कहा था कि इस चीज पर कंट्रोल किया जाए और जो टाइम है 11 बजे बाहर का और जो अवैध शराब पिलाने के मामले हैं जितने भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कुल मिला के हम कहें तो ये स्थिति उसके बाद लगातार बारों पे छापे मारे गए और जिनकी जो टाइमिंग से नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। और वही स्थिति अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब पुलिस को सूचना मिली तो एक फार्म हाउस के घर में कहें वहां पर एक पार्टी चल रही थी और जिसमें लड़का लड़कियां शराब पी रहे थे। उसके बाद वहां जब छापा मारा गया तो उनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की गई। तो कुल मिला के कहें लगभग 47 लड़के लड़कियों को यहाँ पर उस टाइम पार्टी मौजूद थे और उनके जहां ये चल रही थी अवैध रूप से जो पार्टी चल रही थी वहां उनके खिलाफ कार्रवाई की और साथ ही इन लड़के लड़की के खिलाफ पुलिस हेड की खिलाफ करेगी। और ये भी कहा गया कि अगर इस प्रकार की चीजें भविष्य में दिखती हैं, कई चीजें होती हैं तो बहुत बड़ी कार्रवाई चाहिए। और हम देख भी रहे हैं कि उस दिन से लगातार 9-10 बजे के बाद जगह जगह पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगा के लगातार चेकिंग भी की जा रही है। जो लोग शराब की गाड़ियां चला रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जी कमल, मेरा सवाल ये भी है कि अवैध रूप से ये बार चलाया जा रहा था तो इसके पीछे कारण क्या मान सकते हैं? किसकी गलती आपको ज्यादा दिखती है? हाँ बिल्कुल, कारण तो है ही। अगर कहें तो सबसे बड़ी बात है कि स्थिति यही बन रही थी कि जब किसी पे लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप घर में अगर आपने कहीं पार्टी भी करनी है, कुछ भी करनी है तो उस पर एक लाइसेंस होता है, लिया जाता है, टेम्परेरी लाइसेंस होता है, तब आप ये कर सकते हैं और बिना परमिशन के नहीं कर सकते। लेकिन कोई अनुमति नहीं थी, कोई उसका लाइसेंस नहीं था और अवैध रूप से वहां पर पार्टी चल रही थी जिसमें विदेशी शराब पे कहीं और चीजें भी ऐसे निकल के आई है। जिसके बाद वहां जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस वहां पर पहुंची है और उनके खिलाफ कार्रवाई की है और एक मैसेज दिया गया है कि जो इस प्रकार की चीजें होंगी, जो रात को जो ऐसे ओवर टाइम में जो चीजें चलेंगी और जहां लाइसेंस नहीं होगा, अवैध शराब पिलाई जाएगी, जो इस प्रकार के कारनामे कर रहा है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और लगातार ये चेकिंग अभियान पिछले कई दिनों से जारी है। जी कमल, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप पुलिस का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अवैध बार जो है उनकी घटनाएं जो हैं बार बार हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन इसमें क्या कुछ कड़ा फैसला जो है वो प्रशासन की तरफ से लिया जाना है? इसमें यही है कि लगातार जब यहाँ की जिला मजिस्ट्रेट है प्रोविंशियल, उन्हें लगातार चेकिंग करी थी और भी लगातार चेकिंग की गई है कि एक तो यह है कि जो बार का टाइम है वो 11 बजे है, उसके बाद बिल्कुल नहीं खोला जाए। और उसके बाद देखा जा रहा है कि जो लेट आवर्स में शराब की गाड़ियां चला रहा है और कहीं ऐसे मिल रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और पुलिस जगह जगह बैरिकेडिंग लगा के पूरी राजधानी में हम देख रहे हैं, पूरे जगह जगह चुनाव में हर जगह एक चेकिंग चल रही है और जो इस प्रकार की चीजें आ रही है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। ठीक है कमल, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।